सो बच्चों, आज हम एक और पास्ट पेपर की डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये पास्ट पेपर हुआ लास्ट ईयर केपीके प्रोविंस में और इट वाज कंडक्टेड बाय अ यूनिवर्सिटी नोन एज खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब इसमें भी 81 क्वेश्चंस हैं, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेटेड बाय पैराइटल सेल्स इज एसेंशियल फॉर। अब यहाँ पे दो तरह के वर्ड्स हैं, एक पैराइटल सेल्स और दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर। ये स्टमक में सेल्स होते हैं पैराइटल सेल्स, उनसे ये प्रोटीन प्रोड्यूस होती है, तो उसका फंक्शन पूछा गया है कि एक्चुअली क्या करता है। क्या ये एक्टिवेशन करता है पेप्सिनोजिन की पेप्सिन में? सो आंसर इज नो, क्योंकि पेप्सिनोजिन की पेप्सिन में एक्टिवेशन करेगा HCl या अगर पहले से ही पेप्सिन मौजूद है। बीटा है अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन द इंटेस्टाइन, ये बात ठीक लग रही है। चार्ली है एमल्सिफिकेशन ऑफ डाइटरी फैट्स। सो डाइटरी फैट्स में इंपॉर्टेंट रोल है बाइल सॉल्ट्स का। और न्यूट्रलाइजेशन अगर स्टमक एसिड की करनी ड्यूडेनम में, तो ये फंक्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट आयंस का। सो इस क्वेश्चन का ताल्लुक है PMDC में टॉपिक नंबर 14 जो कि डाइजेशन है। सो राइट ऑप्शन है बीटा, कि इसने विटामिन B12 को फूड में एब्जॉर्ब करना है, स्टमक में एब्जॉर्ब करना है, उसको मूव करा के लेके जाना है स्मॉल इंटेस्टाइन में ताकि वो वहाँ जाकर एब्जॉर्ब हो सके। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन 2, द डेल्टा डी सेल्स ऑफ आइल्स ऑफ लैंगरहॉर्न सिक्रीट। सो कौन सा हार्मोन है? देखें, जो पैंक्रियाज हैं उनमें दो तरह के टिश्यूज हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। जो एंडोक्राइन टिश्यूज हैं उनको बोलते हैं आइल्स ऑफ लैंगरहॉर्न। इनमें डिफरेंट तरह के सेल्स हैं। इनमें जो अल्फा सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकागान हार्मोन को, वो प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स। और पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड ये भी एक हार्मोन है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय PP सेल्स। तो पीछे क्या बच गया आपके पास? ऑप्शन बीटा। सो राइट ऑप्शन है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन इंसुलिन और ग्लूकागान के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। क्वेश्चन 3, आइडेंटिफाई द मेन फंक्शन ऑफ ड्यूडेनम। क्या बाइल स्टोरेज इसका काम है? सो आंसर इज नो, बाइल स्टोरेज काम है गॉल ब्लैडर का। वाटर की एब्जॉर्प्शन अकॉर्डिंग टू बुक ज़्यादातर है लार्ज इंटेस्टाइन में, और वेस्ट स्टोरेज यानी अनडाइजेस्टेड मैटर को भी रेक्टम ने स्टोर करना है। सो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा चार्ली, डाइजेशन ऑफ फूड, क्योंकि फूड के जो पार्टिकल्स हैं वो अल्टीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन में और ड्यूडेनम के अंदर उन्होंने ब्रेक होना होता है, डाइजेस्ट होना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, विच स्टेज ऑफ स्वॉल्विंग प्रोसेस प्रिवेंट्स फूड और लिक्विड फ्रॉम बीइंग एस्पायरेटेड इनटू लंग्स। यानी कौन सा फेज है स्वॉल्विंग का जिसकी वजह से फूड ट्रीकिया में नहीं जाती, इसोफेगस में जाती है? तो 3 बड़े फेजेस हैं। पहला है ओरल फेज, फिर है फेरेंजियल फेज और तीसरा है इसोफेजियल फेज। अब पेरिस्टाल्सिस का ताल्लुक स्वॉल्विंग के प्रोसेस से नहीं है। तो ओरल फेज में स्वॉल्विंग के टंग की मूवमेंट होती है, नेजल कैविटीज क्लोज होती है, बोलस पुश हो जाता है, फेरिंग्स में आ जाएगा। वहाँ पे जो फेरेंजियल फेज है उसमें मेक श्योर किया जाता है कि फूड ट्रीकिया की तरफ ना जाए बल्कि इसोफेगस की तरफ जाए। फिर उसके बाद फिर क्या स्टार्ट होता है? इसोफेजियल फेज। तो हमारा लिए राइट ऑप्शन हमने किसको चूज करना है यहाँ पर? बीटा को। फेरेंजियल फेज की हम बात करें जिसने मेक श्योर करना है दैट फूड इज गेटिंग एंट्री इनटू इसोफेगस नॉट इनटू विंड पाइप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ नेफ्रॉन is responsible for development of osmotic gradients in renal medulla। देखिए, हमने पढ़ा हुआ है कि जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं उनका लूप ऑफ हेनले मौजूद होता है मेडुला के पार्ट में। देखिए, ये किडनी के पोर्शन में किडनी में एक्चुअली 2 पार्ट्स हैं, 2 पोर्शन हैं, एक है कॉर्टेक्स और दूसरा है मेडुला। तो जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है उसका लूप ऑफ हेनले आ जाता है मेडुला के इनसाइड। तो ऑप्शन है जी ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन होते ही नहीं है। मेडुलरी नेफ्रॉन भी कोई नेफ्रॉन नहीं है। 2 ही तरह के नेफ्रॉन है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन या जक्स्टा मेडुलरी। कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते ही कॉर्टेक्स में है, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा इसमें? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। चूंकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन एक तो इनके लूप ऑफ हेनले से यूरिया रिमूव होकर मेडुला के पोर्शन में चला जाता है, दूसरा ये करते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। काउंटर करंट मल्टीप्लायर की वजह से सोडियम आयन इंटस्टिशियम में आता है। जब सोडियम आयन इंटस्टिशियम आएगा तो वाटर भी फ्लो करके, यानी वाटर का जो ऑस्मोटिक फ्लो है वो इस रीजन में इंक्रीज हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। क्वेश्चन 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स हाउ द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल
contributes to the regulation of blood pH in the body। कि किस तरीके से नेफ्रॉन का पार्ट है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वो पीएच को रेगुलेट करने में रोल प्ले करता है। अगर आपको याद हो यूरिन फॉर्मेशन में थर्ड स्टेप क्या था, ट्यूबुलर सेक्रीशन। ठीक है, अब उसको याद रखना है आपने। सो क्या ग्लूकोज की सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करता है, तो ज़ाहिर है ग्लूकोज की सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगी तो वो ग्लूकोज तो ब्लड में चला जाएगा ना, उससे ब्लड की पीएच कोई रेगुलेट नहीं हो रही। क्या एक्टिव सेक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस है इनटू द फिल्ट्रेट, ये सही लग रहा है। ठीक है, ये बात ठीक है। चार्ली है कि एक्टिव सेक्रीशन ऑफ सोडियम फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से अगर सोडियम रीअब्जॉर्ब भी कर लें ब्लड में जाके, सोडियम ने पीएच में कोई रोल प्ले नहीं करना। इसी तरीके से जो पोटेशियम आयंस हैं उनका भी पीएच मेंटेन करने में कोई रोल नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, देखें ये है ब्लड कैपिलरी, ठीक है, और इसमें मौजूद हैं प्रोटॉन्स। अब इन प्रोटॉन्स को अगर हमने रिमूव करना है तो इसके साथ ही यहाँ पर मौजूद है रीनल ट्यूब्यूल जिसमें फिल्ट्रेट है, तो प्रोटॉन्स को मूव करा दिया जाता है रीनल ट्यूब्यूल में फिल्ट्रेट, ताकि ये फिल्ट्रेट का हिस्सा बन जाए। अब इसे दो पर्पस पूरे हो रहे हैं, एक तो ब्लड की जो पीएच है 7.4 पे वो मेंटेन रहेगी, ब्लड एसिडिफाई नहीं होगा, दूसरा यूरिन की पीएच को एसिडिक बनाया जा रहा होता है। तो इसमें राइट ऑप्शन बनेगा बीटा, एक्टिव सेक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इनटू द फिल्ट्रेट। 7 है द सोडियम पोटेशियम पंप्स इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आर एक्टिवेटेड बाय। अब सोडियम पोटेशियम पंप का रोल आपने पढ़ा हुआ है कि सोडियम और पोटेशियम को वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो कौन सा हार्मोन है, क्या एल्डोस्टेरॉन है या एंटी डायूरेटिक हार्मोन है या एंटी नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड है या रेनिन। अब ये डिफरेंट हार्मोन्स हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स एल्डोस्टेरॉन बनाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है, एंटी नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड्स इनका ताल्लुक हार्ट से ही है, रेनिन प्रोड्यूस करता है किडनी। लेकिन वो ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसने सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिव करना है ताकि काउंटर करंट मल्टीप्लायर स्टार्ट हो सके। तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर स्टार्ट करने के लिए असेंडिंग लूप पे या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर आकर बाइंड करता है जो हार्मोन, उसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। देखें जो एडीएच है ना, इसने वाटर की एब्जॉर्प्शन तो करवानी है, लेकिन ये एक्चुअली एक्वापोरिन्स यानी वो प्रोटीन जिनके थ्रू वाटर मूव करता है उनकी तादाद को इसने बढ़ाना है। और वैसे ही जो नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड हैं ये रेनिन है, ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में रोल प्ले करते हैं, लेकिन एक्चुअली सोडियम की कंजर्वेशन में किसका रोल है, एल्डोस्टेरॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन ड्रिंक्स एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर हाउ डज द किडनी रिस्पॉन्ड टू मेंटेनिंग ऑस्मो रेगुलेशन। क्या होगा अगर ज़्यादा वाटर पी लिया, बॉडी में वाटर ज़्यादा है, क्या एडीएच की रिलीज बढ़ जाएगी और वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, या एल्डोस्टेरॉन की रिलीज बढ़ाई जाएगी और मोर सोडियम को अब्जॉर्ब किया जाएगा, या एडीएच की सिक्रीशन को डिक्रीज किया जाएगा और वाटर एक्सक्रीशन को इंक्रीज किया जाएगा, या रेनिन की सिक्रीशन को रिड्यूस किया जाएगा और ज़्यादा वाटर को रिटेन किया जाएगा। तो देखें अगर वाटर बॉडी में ज़्यादा है तो हाइपोथैलेमस में हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स। ऑस्मो रिसेप्टर्स स्ट्रेच करते हैं और इनका साइज बढ़ जाएगा, हाइपोथैलेमस को आइडिया हो जाएगा, हाइपोथैलेमस एडीएच की रिलीज को डिक्रीज करेगा। जब एडीएच की रिलीज डिक्रीज होगी तो जिस वाटर ने रीएब्जॉर्ब होना था वो यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर चला जाएगा, यानी वाटर की एक्सक्रीशन को बढ़ाया जाएगा। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। 9 है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इज। पहला है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स, बीटा है सिक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड इनटू द ट्यूब्यूल्स, चार्ली है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, या डेल्टा है सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू किडनी टिश्यूज। अब इस क्वेश्चन का ताल्लुक है होम्योस्टेसिस से। देखें वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में इसका रोल नहीं है, वाटर और सोल्यूट्स की एब्जॉर्प्शन में प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसमें राइट ऑप्शन बनेगा चार्ली कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाने के लिए ब्लड को फिल्टर करना। ग्लोमेरुलस का फंक्शन क्या है, फिल्ट्रेशन, जिसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या प्रेशर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। जब यहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है ना तो यूरिया तो मूव कर जाता है ग्लोमेरुलर यानी बोमन्स कैप्सूल में, लेकिन साथ साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी चली जाती हैं। इसी वजह से सेकंड स्टेप फिर क्या किया जाता है यूरिन फॉर्मेशन में, रीअब्जॉर्प्शन, यानी पहले फिल्ट्रेशन होती है जिसमें ग्लोमेरुलस का रोल है, फिर रीअब्जॉर्प्शन होती है, यूजफुल चीज़ों को वापस ब्लड में वापस भेजा जाता है, फिर उसके बाद सिक्रीशन ऐड की जाती है। तो इसलिए
ग्लोमेरुलस का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ब्लड को फिल्टर करके क्या बनाना है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। 10 है, इन अ हीट स्ट्रोक द हाइपोथैलेमस विल डिटेक्ट an increase in core body temperature. Which of the following response is triggered? Vasoconstriction and shivering। भाई वैजोकॉन्स्ट्रिक्शन शिवरिंग तो होती है हीट जनरेशन के लिए, तो जाहिर है अभी पहले ही बहुत ज़्यादा हीट है तो ये ऑप्शन नहीं है। बीटा है वैजो डायलेशन एंड स्वेटिंग, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। चार्ली है इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, तो मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज उस वक्त किया जाता है जब हीट प्रोड्यूस करने, अभी तो पहले ही बॉडी में हीट ज़्यादा है, क्या थायरॉक्सिन रिलीज होगा, अगेन थायरॉक्सिन का रिलीज भी हीट प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, अभी हम हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो राइट ऑप्शन इसमें बनेगा बीटा। ब्लड वेसल्स को डायलेट किया जाएगा ताकि ब्लड जब फ्लो करेगा फ्रिक्शन होगी, हीट प्रोड्यूस होगी और हीट स्किन से बॉडी से बाहर चली जाएगी और स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, विच नाइट्रोजनस वेस्ट हैज द लोएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब आपने 3 तरह के वेस्ट प्रोडक्ट्स पढ़ सके हैं, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, नाइट्राइट। अमोनिया हाईली सॉल्युबल है, यूरिया उसके बाद कम सॉल्युबल, और सबसे कम सॉल्युबलाइज करता है यूरिक एसिड, यूजली क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, इसलिए इसको रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सो राइट ऑप्शन इसमें बनेगा चार्ली, यूरिक एसिड। क्वेश्चन 12, बाय नेचर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज, यानी ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम की बात हो रही है, वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि वेस्ट मटेरियल किस तरह का है। अब ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम मेनली प्रोड्यूस को सिक्रीट करता है यूरिया को। एक्चुअली जो अमोनिया बनती है कैटाबॉलिज्म में, इसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू यूरिया इन लीवर, इन यूरिया साइकिल। इस यूरिया को फिर लीवर भेजता है किडनीज में, और किडनीज फिर इस यूरिया को यूरिन की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। अब चूंकि ह्यूमंस में यूरिनरी सिस्टम यूरिया को एक्सक्रीट कर रहा है, इसलिए हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है वो यूरियोटेलिक की कैटेगरी में आता। अगर अमोनिया प्रोड्यूस करता है तो अमोनोटेलिक की कैटेगरी में आता, अगर यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता है तो यूरिकोटेलिक की कैटेगरी में आता। सो अमीनोटेलिक कोई ऐसी कैटेगरी मौजूद नहीं है, 3 ही कैटेगरीज हैं। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। 13, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ। देखें, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का मतलब यह है कि जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन प्रोड्यूस करता है पैराथॉर्मोन। अब जब पैराथॉर्मोन ज़्यादा होगा तो इट विल लीड टू अ कंडीशन नोन एज हाइपर कैल्सीमिया, यानी ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज रहेगा, और जब ब्लड में जितना ज़्यादा कैल्शियम ब्लड में होगा उतने ही चांसेस हैं कि वो किडनी में जाके प्रेसिपिटेट करके स्टोन्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जाहिर है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से कैल्शियम ज़्यादा है तो कैल्शियम के स्टोन, चाहे वो कैल्शियम ऑक्सैलेट है या कैल्शियम फॉस्फेट है, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। यूरिक एसिड का स्टोन उस वक्त बढ़ेगा जब बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा होगा। सिस्टीन के स्टोन्स उस वक्त बढ़ेंगे जब सिस्टीन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगी। और स्ट्रूवाइट स्टोन बेसिकली एक स्टोन होता है जिसमें मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट है, जब मैग्नीशियम और फॉस्फेट ज़्यादा होंगे तब ये स्टोन्स बनते हैं, लेकिन इनके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो कैल्शियम के ज़्यादा होने की वजह से चारों ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन बनेगा वो है अल्फा कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स। Next 14, in somatic cell hybridization, which 2 cells are fused to produce monoclonal antibodies? अब करते क्या हैं उसमें कि लेते हैं नॉर्मल बी सेल्स जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं और लेंगे माइलोमा सेल्स जो कि कैंसरस बी सेल्स हैं। इन दोनों को जब फ्यूज़ करते हैं, अब आपने 2 सेल्स को फ्यूज़ कर दिया तो ये बन जाएगा हाइब्रिड या हाइब्रिडोमा, ठीक है। और फिर इससे जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं दीज आर नोन एज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो एक स्पेसिफिक एंटीजन को टारगेट करेंगी। सो अल्फा ऑप्शन है टी सेल्स एंड नर्व सेल्स, नो, दोनों ही को यूज़ नहीं करते, बी सेल्स और स्प्लीन सेल्स, सो आंसर वुड बी येस। चार्ली है टी सेल्स एंड लीवर, अगेन इन दोनों सेल्स को यूज़ नहीं किया जाता। डेल्टा ऑप्शन है बी लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजिस, बी लिम्फोसाइट्स को तो यूज़ करते हैं लेकिन मैक्रोफेजिस को यूज़ नहीं करते। सो राइट ऑप्शन बनेगा बीटा, यानी नॉर्मल बी लिम्फोसाइट्स ऑफ स्प्लीन एंड जो अब नॉर्मल बी सेल जिन्हें माइलोमा कहा जाता है उनको फ्यूज़ किया जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, इन मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक द प्राइमरी फंक्शन ऑफ DNA RNA प्रोब्स इज टू।
क्या मैल्फंक्शनिंग जीन को रिप्लेस करना है अफेक्टेड सेल्स के अंदर? सो आंसर इज नो, ये इसका काम नहीं। क्या ये डीएनए और आरएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस से बाइंड करेंगे ताकि उन्हें आइडेंटिफाई कर सके? यस, ये आंसर हो सकता है। चार्ली, क्या ये जेनेटिक मटेरियल को प्रिसाइज लोकेशंस पे कट करेंगे? नो, ये फंक्शन है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस का। डेल्टा है, क्या ये इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करेंगी डिजीज के अगेंस्ट? आंसर ये भी नहीं है। सो राइट ऑप्शन क्या बनता है कि डीएनए आरएनए प्रोब्स को यूज किया जाता है किसी सैंपल में डीएनए और आरएनए डिटेक्ट करने के लिए, यानी ये देखने के लिए कि ये जो इन्फेक्शन है, अगर वायरस है तो डीएनए वायरस है या आरएनए वायरस है, अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया का सिर्फ क्या होगा, टिश्यू में डीएनए होगा। तो ये जो प्रोब्स हैं ये सिंगल स्टैंड होते हैं, ये जाके अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड के साथ अगर सैंपल में मौजूद है तो उसके साथ ये बाइंड कर जाएंगे। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेट ऑफ यूनिफॉर्म प्रोटीन्स जनरेटेड बाय जेनेटिकली आइडेंटिकल इम्यून सेल्स, यानी हाइब्रिडोमस सेल्स से जो एंटीबॉडीज बनती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? थेरेपेटिक प्रोटीन जनरल टर्म है। थेरेपेटिक प्रोटीन्स में बहुत सारी प्रोटीन है, जैसे इंसुलिन आ सकती है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आ सकते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आ सकती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाई जाती हैं। लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन्स फिर अगेन कौन सी, दो तरह की होती हैं, पॉलीक्लोनल भी होती हैं, मोनोक्लोनल भी होती हैं। और रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स आपको पता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाई जाती हैं। लेकिन हाइब्रिडोमस सेल्स से स्पेसिफिक जो प्रोटीन्स बनाई जाती हैं दीज आर नोन एज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। सो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे चार्ली। 17 है, विच बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट इज यूज टू रिप्लेस एन एबनॉर्मल जीन इन पेशेंट्स सेल? बेसिकली पूछना चाह रहा है कि कौन सी चीज़ जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होती है और उसको हम एबनॉर्मल जीन को रिप्लेस करने के लिए यूज़ करते हैं। देखें, जब भी आपने एक जीन को किसी सेल में ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए आपको चाहिए वेक्टर या कैरियर। ठीक है जी। अब वो वेक्टर कैरियर डिफरेंट तरह के होते हैं, प्लाज्मिड्स हैं, वायरसेस हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि जीन थेरेपी की बात हो रही है और ह्यूमंस को वायरसेस इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन थेरेपीज़ में जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट किया जाता है वायरसेस में, रिकम्बिनेंट वायरसेस में, और फिर उन वायरसेस से नॉर्मल सेल्स को अटैक करवाया जाता है ताकि जीन ऑफ इंटरेस्ट उन नॉर्मल सेल्स में पहुंच जाए। सो राइट ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? वेक्टर। जाहिर है आप ना एंटीबॉडी को हम यूज़ करते हैं, वैक्सीन का पर्पस बिल्कुल ही डिफरेंट है, वो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है, और इंटरफेरॉन्स तो एंटीवायरल प्रोटीन है। जीन थेरेपी के लिए अगर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को बॉडी में पहुंचाना है स्पेसिफिक सेल्स में तो आपको वेक्टर यूज़ करना पड़ेगा। और ह्यूमंस के केस में, जीन थेरेपी के केस में जो वेक्टर्स हैं या कैरियर्स हैं वो वायरसेस होते हैं। नेक्स्ट 18, इन वॉटसन एंड क्रिक्स मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विद साइटोसिन? 4 नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, यूरासिल। तो हमने पढ़ा है कि प्यूरिन पायरिमिडीन के साथ बॉन्ड बनाती है, एडेनिन पेयर करता है थायमिन के साथ, और गोनोसिन पेयर गोनिन पेयर करेगा साइटोसिन के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, तो ये वॉटसन क्रिक पेयरिंग भी कहलाती है। सो राइट ऑप्शन इसमें बनेगा बीटा। अब यूरासिल चूंकि आरएनए में होता है तो आरएनए की, ये तो डीएनए की पेयरिंग है ना, आरएनए में एक्चुअली पेयरिंग होती है ऐसे, एडेनिन यूरासिल से बाइंड करती है, लेकिन जो गुआनिन है उसने साइटोसिन से ही बाइंड करना होता है। ये डीएनए की पेयरिंग है और ये है आरएनए की पेयरिंग। सो राइट ऑप्शन बनता है बीटा। 19 फैट्स आर कंसिडर्ड एज अ वेरी एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज दे अल्फा दे प्रोड्यूस एटीपी डायरेक्टली एंड विदाउट रिक्वायरिंग रेस्पिरेशन। तो ज़ाहिर है ये तो नहीं हो सकता कि रेस्पिरेशन के बगैर ही एटीपी बन जाए। सो ये ऑप्शन ठीक नहीं है। एंटर इनटू ग्लाइकोलाइसिस विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, ग्लाइकोलाइसिस में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही एंटर होते हैं। और हाईली ऑक्सीडाइज कंपाउंड, ये बात भी गलत है, इनमें ऑक्सीजन कम होती है, जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते। तो राइट ऑप्शन बनेगा डेल्टा, कि ये मल्टीपल एसिटाइल ग्रुप्स प्रोड्यूस करते हैं। देखें, इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये होता है कि जो भी फैटी एसिड है, मिसाल के तौर पे एक फैटी एसिड है 16 कार्बन का, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू एसीटेट या एसिटाइल कोएंजाइम ए, ताकि ये एंटर हो सके इन क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो अगर एक 18 कार्बन का फैटी एसिड है और उसने एसीटेट बनाना है, एसीटेट में 2 कार्बन होते हैं, तो 16 डिवाइडेड बाय 2 8 एसीटेट या एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस होंगे, और फिर वो क्रैब साइकिल चलाएंगे, यानी 8 क्रैब साइकिल चलेंगे, और उससे आप देख लें कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन 20,
the junction between two consecutive neurons where information is transmitted from one neuron to the next is called, क्या नोड ऑफ रेनवियर है? नो, नोड ऑफ रेनवियर एक्सॉन पे वो पार्ट है जिसपे माइलिन शीथ नहीं है। क्या एक्सॉन का टर्मिनल पार्ट है? तो ये आंसर भी ठीक नहीं है। क्या डेंड्राइड में क्लेफ्ट होता है? डेंड्राइड में क्लेफ्ट नहीं होता, क्लेफ्ट होती है कैविटी को बोलते हैं जो दो न्यूरॉन्स के दरमियान में है। सो राइट ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? सिनैप्स। सिनैप्स दो तरह की होती है, केमिकल सिनैप्स होती है और एक इलेक्ट्रिकल सिनैप्स। तो हम ये कह सकते हैं कि देखें ये एक्सोनल पार्ट है पहले न्यूरॉन का और ये अगले न्यूरॉन का डेंड्राइटल पार्ट है। तो इनके दरमियान में ये जो कनेक्शन बनता है इसको बोलते हैं सिनैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडीज एक्सेप्ट, यानी 4 में से 3 फंक्शन है गोल्जी बॉडीज के। प्रोटीन्स को प्रोसेस करना इसका फंक्शन है, तो यस प्रोटीन्स जो आती हैं उनको पैकिंग करना, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करना इसका है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में भी रोल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारी जो प्रोटीन्स लगती हैं वो मॉडिफाई किस में होती हैं? गोल्जी अपरेटस में। अच्छा, सेलुलर रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया का रोल है, इसका कोई रोल नहीं है। और लाइसोसोम बनाने में भी लाइसोसोम के एंजाइम्स की पैकिंग कौन करता है? गोल्जी अपरेटस। सो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा चार्ली सेलुलर रेस्पिरेशन। क्वेश्चन 22, विच आयन इज 10-fold higher in concentration outside the membrane of neuron during resting membrane potential? तो देखें ये न्यूरॉन है, इसका ये इनर पार्ट है, ये आउटर पार्ट है। तो हम कहते हैं कि सोडियम आयंस आर मोर आउटसाइड देन इनसाइड, वाइल पोटेशियम आयंस आर मोर इनसाइड देन आउटसाइड। तो कितना डिफरेंस है कि अगर इनसाइड 1 सोडियम है तो बाहर 10 सोडियम मौजूद होंगे। सो राइट ऑप्शन क्या बनेगा इसके अंदर? बीटा। सोडियम आयंस न्यूरॉन के आउटसाइड 10 टाइम्स ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू सोडियम आयंस इनसाइड। पोटेशियम आयंस में डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, कहीं पे 20 टाइम्स लिखा हुआ है, कहीं पे 30 टाइम्स लिखा हुआ है। 23, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स एक्सेप्ट, ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड से फैल सकता है। अगर इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड लगा देंगे नॉर्मल पर्सन तो उसमें HIV ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, जो कॉमन नीडल्स के इंजेक्शन से भी हो सकता है कि एक पर्सन को जिसमें HIV था उसे इंजेक्शन लगाया गया, नीडल पे ब्लड आ गया, जब वो ब्लड एक नॉर्मल पर्सन में जाएगा तो HIV इस पर चला जाएगा। और इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी स्प्रेड करता है, लेकिन ये इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हैंड शेक करने से ये स्प्रेड नहीं होगा, चूंकि ये बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू इसने स्प्रेड करना होता है। सो राइट ऑप्शन बनेगा चार्ली। 24, which organelle of the cell is involved in detoxification of toxins and poisonous compounds? lysosomes? no, lysosomes का ये काम नहीं। लाइसोसोम के और बहुत सारे काम हैं। डाइजेशन मेनली लाइसोसोम का काम है, डाइजेशन आउटर साइड पे भी इनर साइड पे भी। राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन बनाना, ये भी नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ATP सिंथेसिस। तो पीछे क्या बच गया? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये एक फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन उनमें से एक फंक्शन क्या है कि टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करता है। इसलिए लीवर में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लीवर के सेल्स जो कि डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं उनमें SCR का नंबर नॉर्मल सेल्स के मुकाबले में ज़्यादा होगा। फिर 25, द एक्टिव साइट इज इंपॉर्टेंट इन एंजाइम एक्शन बिकॉज पहला इट बाइंड्स टू द सबस्ट्रेट, बीटा इट मेंटेन्स द पेज ऑफ रिएक्शन, Charlie it provides energy for reaction, delta it changes the shape of the enzyme। देखें क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करे, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो एंजाइम उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है ना। तो रिएक्शन की pH मेंटेन करने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही इसने एनर्जी प्रोवाइड करनी। एनर्जी कोफैक्टर जरूर प्रोवाइड करता है, एंजाइम प्रोवाइड नहीं करता, और ना ही ये एंजाइम की शेप को चेंज करता है। सो राइट ऑप्शन इसमें बनेगा अल्फा, कि ये सबस्ट्रेट को बाइंड करने में, अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने में हेल्प करती है। 26, that the idea that acquired characters are inherited, यानी phenotypic changes can be inherited, ये आइडिया क्या था? क्या ये डार्विनिज्म है? नो, डार्विनिज्म था नेचुरल सिलेक्शन होती है, यानी अडेप्टेशन होती है, नेचर सेलेक्ट करती है, ऑर्गेनिज्म अडेप्ट करते हैं, ये था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। न्यू डार्विनिज्म को मॉडिफाई किया गया जब उसमें जेनेटिक्स को भी ऐड कर दिया गया। बायोजेनेसिस है लिविंग सेल्स का, लिविंग सेल से बनना, तो ना डार्विनिज्म इसका आंसर है, ना न्यू डार्विनिज्म इसका आंसर है, ना बायोजेनेसिस इसका आंसर है। सो ये आइडिया चूंकि प्रेजेंट किया था लामार्क ने, और लामार्क की थ्योरी का नाम क्या था? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ऑल्सो नोन एज लामार्किज्म। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट है 27, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय एनवेलप्ड वायरस? लीफ कर्ल डिजीज ऑफ कॉटन, फ्लू है,
पोलियो नॉन एनवेलप्ड वायरस है, हेपेटाइटिस ए भी नॉन एनवेलप्ड वायरस है, तो जो फ्लू का वायरस है ये एनवेलप्ड वायरस होता है, सो राइट ऑप्शन बनेगा इसमें बीटा। 28 द ग्लाइकोप्रोटीन्स आर कॉमनली फाउंड इन, क्या माइटोकॉन्ड्रिया में है या क्लोरोप्लास्ट में है या राइबोसोम में या प्लाज्मा में, सब में हो सकती हैं, लेकिन वर्ड क्या है कि ज़्यादातर कहाँ है, जैसे सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं विच आर ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर, सो इसलिए राइट ऑप्शन बनेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए राइबोसोम में तो वैसी कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स नहीं होती, और हमने पढ़ी भी नहीं है बुक में। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में हो सकती है, लेकिन उसके मुकाबले में ज़्यादा ग्लाइकोप्रोटीन्स किसमें मौजूद हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। 29 विच स्ट्रक्चर enables द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये करेगी, ज़ाहिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो वैसे बाहर है ना, देखें ये फर्ज करें ये एक एनिमल सेल है और ये उसका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में एक्सचेंज होना है ना, तो इसमें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल ही मौजूद नहीं है। लाइसोसोम का भी इसमें कोई काम नहीं है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया का कोई रोल है। एक्चुअली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में चूंकि वो डबल मेम्ब्रेन है, उसमें पोर्स होते हैं, जहाँ पे आउटर इनर मेम्ब्रेन कंबाइन करती है वहाँ पे पोर बन जाता है, तो न्यूक्लियर पोर से मटेरियल न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाता है, सो राइट ऑप्शन इसमें बनेगा बीटा। 30th क्वेश्चन है द हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज ड्यू टू, आयनिक बॉन्डिंग की वजह से है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से या कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से या हाइड्रोफिलिक बॉन्डिंग की वजह से। हाइड्रोफिलिक बॉन्डिंग कोई नहीं होती, बस हाइड्रोफिलिसिटी ये है कि वाटर और कुछ मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन हो जाती है। अब वाटर के अंदर मौजूद है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है कि वाटर बेसिकली हीट को एब्जॉर्ब करता है और अपने स्ट्रक्चर में मिनिमम चेंज लाता है। ये किसकी वजह से, उसकी बॉन्डिंग की वजह से, और वाटर में कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, सो राइट ऑप्शन है बीटा। 31 द कॉन्ट्रैक्टेड रीजन ऑफ क्रोमोसोम दैट अटैचेस टू स्पिंडल फाइबर इज कॉल्ड, क्या टीलोमर है या क्रोमेटिन है या सेंट्रोमेर है या न्यूक्लियोसोम है। देखें टीलोमर्स क्या होते हैं, टीलोमर्स क्रोमोसोम्स के एंड के ऊपर, क्रोमोसोम के एंड के ऊपर कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, इनका एजिंग से ताल्लुक होता है। क्रोमेटिन हम बोलते हैं जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऐसे थ्रेड लाइक फॉर्म में नजर आते हैं, इसको क्रोमेटिन कहा जाता है। न्यूक्लियोसोम बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है क्रोमोसोम का, सो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा सेंट्रोमेयर। ये जो पार्ट है ना जिससे क्रोमेटिड अटैच है ये कहलाता है सेंट्रोमेयर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। स्टेटमेंट है टचिंग अ शार्प ऑब्जेक्ट स्टिमुलेट्स ऊई रिसेप्टर्स, दिस इंफॉर्मेशन इज कैरिड टू द सीएनएस बाय, सो ऑप्शंस में डिफरेंट न्यूरॉन्स का जिक्र है, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन, अफेक्टर न्यूरॉन। अफेक्टर न्यूरॉन आप मोटर न्यूरॉन को ही कह सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको आपको एक डायग्राम एक पाथवे से मैं समझाता हूँ। देखें रिसेप्टर्स हैं, ये है कंट्रोल सेंटर और ये है अफेक्टर। रिसेप्टर अटैच है सेंटर के साथ यानी कंट्रोल सेंटर के साथ विद द हेल्प ऑफ अ न्यूरॉन, इस न्यूरॉन को कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। फिर कंट्रोल सेंटर में न्यूरॉन्स हैं जो कहलाते हैं इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स, ठीक है, या इनको रिले न्यूरॉन्स या एसोसिएटिव न्यूरॉन्स भी कहते हैं। फिर लास्ट में जो न्यूरॉन्स हैं ये जाकर अटैच होते हैं अफेक्टर्स के साथ, ये है मोटर न्यूरॉन। तो चूंकि मोटर न्यूरॉन्स तो अफेक्टर के साथ हैं, रिसेप्टर्स के साथ नहीं हैं, तो इसलिए ना मोटर न्यूरॉन आंसर है ना अफेक्टर न्यूरॉन आंसर है। एसोसिएटिव होते ही सिर्फ सीएनएस में है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। सो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, बीटा सेंसरी न्यूरॉन्स। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ हैप्लॉइड सेल आर half of the chromosomes in a normal body, double chromosomes in a normal body cell, Charlie, a quarter the chromosomes in normal body cell equal to the chromosomes in normal body cell। देखें जैसे ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, एक कॉपी फादर से क्रोमोसोम की, एक मदर से, तो ह्यूमंस क्या हैं, डिप्लॉइड, यानी हर जीन की 2 कॉपीज़ हैं। और जब म्योसिस होती है तो ये नंबर हाफ हो जाएगा, यानी सेल के पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम चले जाएंगे और हर जीन की 1 कॉपी चली जाती है। तो हैप्लॉइड सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल बॉडी सेल्स। नॉर्मल बॉडी सेल्स डिप्लॉइड होते हैं, सो राइट ऑप्शन इसमें है अल्फा। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड फाउंड इन एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स की बात हो रही है।
सो क्या सेलुलोज है, सेलुलोज प्लांट्स में है और ये ब्रांच भी नहीं होता, या ग्लाइकोजन है, सो ऑब्वियसली ग्लाइकोजन एनिमल्स में है। अमाइलोज है, लेकिन अमाइलोज अनब्रांच्ड है और होता भी प्लांट्स में है, और काइटन भी अनब्रांच्ड और ये फंजाई में होता है। सो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनेगा बीटा। 35, a substance that binds to enzyme but not at the active site and reduces the enzyme activity is called, क्या competitive inhibitor है? नो, चूंकि वो एक्टिव साइट से बाइंड नहीं कर रहा, किसी और साइट से बाइंड कर रहा है। इसी तरीके से सबस्ट्रेट है भाई, सबस्ट्रेट तो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाता है, वैसे ही कोफैक्टर भी एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। तो आंसर क्या बच गया? चार्ली, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। देखिए नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर को यूज किया जाता है चंद एंजाइम्स को कंट्रोल करने के लिए। हर एंजाइम के पास एक्टिव साइट है, कुछ एंजाइम्स के पास एक्टिव साइट के अलावा एक रेगुलेटरी साइट भी होती है, एलोस्टेरिक साइट। इस एंजाइम को फंक्शन से रोकना है तो इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर यहां के बाइंड कर जाएगा। जैसे एटीपी है, एटीपी बाइंड करती है एक एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज के साथ उसके एलोस्टेरिक साइट पे, ताकि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को रोका जा सके। सो राइट ऑप्शन इज Charlie, non-competitive inhibitor. 36. On the basis of Booth morphological classification, influenza virus is an example of. क्या हेलिकल कैप्सिड वायरस है? हेलिकल कैप्सिड होता है टोबैको मोज़ेक वायरस में। क्या पॉलीहाइड्रल कैप्सिड है या एनवेलप्ड कैप्सिड वायरस है या ये नॉन एनवेलप्ड है? तो इसलिए इसमें देखिए ना पॉलीहाइड्रॉन इसकी शेप है, ना ये नॉन एनवेलप्ड है। और बुक के हिसाब में अगर हमने देखना है तो इसके कैप्सिड को अभी हमने पढ़ा हुआ है कि फ्लू वायरस एनवेलप्ड वायरस है, तो इसलिए राइट ऑप्शन क्या बनेगा इसके अंदर? चार्ली, एनवेलप्ड कैप्सिड वायरस की ये कैटेगरी में फॉल करता है। 37. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लोबुलर प्रोटीन? एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ठीक है। इसी तरीके से एल्बुमिन जो एग के अंदर मौजूद है वो भी ग्लोबुलर प्रोटीन की कैटेगरी में है। हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो अ ग्लोबुलर प्रोटीन। सो हमारे पास आंसर क्या बनेगा? कोलेजन। कोलेजन एक फाइब्रस प्रोटीन है, चूंकि इसने स्ट्रक्चर बनाना होता है कनेक्टिव टिश्यूज का। 38. The state when a neuron is not conducting an impulse during resting membrane potential is called. क्या उसे पोलराइज स्टेट बोलते हैं या डीपोलराइज स्टेट बोलते हैं या रिपोलराइज स्टेट बोलते हैं या उसको हाइपर पोलराइज स्टेट बोलेंगे? सो राइट ऑप्शन इसके अंदर आएगा अल्फा पोलराइज स्टेट। देखें पहले पोलराइजेशन होती है, जब वो डिस्टर्ब होगी तो डीपोलराइजेशन है, अब दोबारा से पोलराइजेशन करते हैं तो उसको रीपोलराइजेशन करते हैं और उसी में क्या आ जाती है? हाइपर पोलराइजेशन। तो जब न्यूरॉन नर्व इंपल्स कंडक्ट नहीं कर रहा तो वो पोलराइज स्टेट है। पोलराइज स्टेट से क्या मुराद है कि न्यूरॉन की आउटर साइड रिलेटिवली ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज है इन साइड के मुकाबले में, तो ये दो पोल्स बन जाते हैं ना, इसलिए इसको कहा जाता है पोलराइज स्टेट। 39. Which of the following waves travel along a neuron during nerve impulse conduction? क्या थर्मल वेव्स हैं? नो। मैग्नेटिक वेव्स हैं? नो। इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स हैं? यस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं? नो। बुक की डेफिनेशन है, किताब की डेफिनेशन है नर्व इंपल्स की के इट इज अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज दैट रन्स अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन्स इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ आयंस एंड केमिकल रिएक्शंस। तो इसलिए ये इलेक्ट्रोकेमिकल वेव कंसिडर की जाती है। 40. द रेटिकुलर फॉर्मेशन इन द ब्रेन रन्स थ्रू विच स्पेसिफिक रीजन? देखिए ये इस तरीके से जो फॉर्मेशन होती है ना, जो एनाटॉमी है, इसको रेटिकुलर फॉर्मेशन कहा जाता है। फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन, सेरिबेलम एंड फोर ब्रेन, टेलेंसेफेलॉन एंड सेरिबेलम। तो मिड ब्रेन हमने पढ़ा हुआ है, मिड ब्रेन के साथ साथ चूंकि मिड ब्रेन के साथ कनेक्टेड है हाइंड ब्रेन, तो ये रेटिकुलर फॉर्मेशन इन दो स्पेसिफिक रीजन्स में है, फोर ब्रेन में नहीं है। सेरिबेलम वैसे ही फोर ब्रेन का पार्ट है, तो इसलिए राइट ऑप्शन क्या बनेगा? बीटा। क्वेश्चन 41. एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय? कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे? क्या एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देंगे? नो। देखें एक्टिवेशन एनर्जी है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। तो एंजाइम्स को यूज ही इसलिए किया जा रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करें, वरना तो अगर इतनी एनर्जी सेल लगा सके तो उसे एंजाइम्स की ज़रूरत ही नहीं है। क्या पीएच को इंक्रीज करके, ना ही पीएच को डिक्रीज करके। तो एक्टिवेशन एनर्जी को इसने लोअर करना है। देखें जैसे ये अगर विदाउट एंजाइम इतनी एक्टिवेशन एनर्जी लगती है, ठीक है, तो विद एंजाइम क्या है? सिर्फ इतनी एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी, यानी लगेगी ज़रूर लेकिन एनर्जी कम हो जाएगी, इसलिए एंजाइम्स को यूटिलाइज किया जाता है। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन 42.
अ डायबिटिक पेशेंट यानी जिसे शुगर है, इट इज एडवाइज टू अवॉइड बोथ सुक्रोज एंड लैक्टोज बिकॉज दे बोथ, क्या ये स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स इस वजह से है? क्या ये ब्रेक होने के बाद ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देंगे, या ये ह्यूमंस डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते, या ये नॉन कैलोरिक स्वीटनर हैं? तो पहली रीज़न भी नहीं है क्योंकि ये स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट हैं ही नहीं, ठीक है, और बॉडी इन्हें डाइजेस्ट भी कर सकती है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। और ज़ाहिर है इनमें कैलोरीज भी मौजूद है बिकॉज ये ब्रेक होते हैं ग्लूकोज में। तो सुक्रोज जब ब्रेक होगा तो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज बनेगा, लैक्टोज ब्रेक होगा तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज बनेगा। जितना ज़्यादा आप इनका इंटेक करोगे ये डाइजेस्ट होंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, ग्लूकोज जाना शुरू हो जाएगा ब्लड में, उसमें पहले ही ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है तो इसलिए उसको एडवाइस किया जाता है कि इन दोनों चीज़ों से परहेज करें। सो राइट ऑप्शन बनेगा इसमें बीटा। 43, मैच द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन विद इट्स फंक्शन। मेडुला का काम ब्रीदिंग से है, पोन्स का काम मेमोरी में है, सेरेबेलम का काम ड्रीमिंग में है, मिड ब्रेन का काम बैलेंस में है। तो इसके अंदर राइट ऑप्शन है अल्फा। यहाँ पे पूछा गया है करेक्ट, आपने रेलिवेंस बतानी है। मेडुला में इंस्पायरेटरी सेंटर भी है और एक्सपायरेटरी सेंटर भी है, तो जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है इनवॉलंटरी फेज उसको मेडुला कंट्रोल करता है। पोन्स का मेमोरी से ताल्लुक नहीं है, लॉन्ग टर्म मेमोरी का ताल्लुक है बेसिकली हिप्पोकैम्पस के साथ। पोन्स का रेट ऑफ ब्रीदिंग और पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग से। वैसे सेरिबेलम का बैलेंस से ताल्लुक है और मिड ब्रेन का बैलेंस से ताल्लुक नहीं है, ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। रिले सेंटर है बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइड ब्रेन। सो राइट ऑप्शन अभी है अल्फा। 44, लिविंग सेल्स do not directly acquire energy released from the breakdown of food molecule because alpha glucose cannot be broken down inside the cell। भाई ग्लूकोज तो ब्रेक होता ही है सेल में, तो ये राइट ऑप्शन नहीं है। बीटा एनर्जी रिलीज इज टू स्मॉल टू बी यूज बाय द सेल, ये बात भी गलत है, ठीक ठाक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। चाहिए कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में एनर्जी नहीं होती, वाह, अगर एनर्जी नहीं होती तो यूज़ क्यों करते हैं? तो ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। सो डेल्टा ऑप्शन क्या है? एनर्जी रिलीज इज टू लार्ज लीडिंग टू हीटिंग एंड वेस्टेज। ये बात ठीक है कि ग्लूकोज को स्टेप बाय स्टेप सेल के अंदर ब्रेक किया जाता है, डायरेक्टली ब्रेक नहीं किया जाता, क्योंकि जब बॉन्ड्स ब्रेक होंगे इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो उससे सेल ही डैमेज हो सकता है। सो इसलिए राइट ऑप्शन बनेगा डेल्टा, द एनर्जी रिलीज इज टू लार्ज लीडिंग टू हीटिंग एंड वेस्टेज। 45, विच प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर enable it to circulate in living bodies and act as a transport medium। क्या आयोनाइजेशन है लो डेंसिटी की वजह से? नो। आयोनाइजेशन का काम है आयंस बनाना, वो केमिकल रिएक्शन में यूज होंगे, लो डेंसिटी की वजह से आइस बन जाएगी, तो इसका रोल नहीं है। क्या कोहिजन और आयोनाइजेशन की वजह से? कोहिजन की वजह से है, आयोनाइजेशन की वजह से नहीं है। क्या आयोनाइजेशन और एडिजन की वजह से? अगेन एडिजन की वजह से है, आयोनाइजेशन की वजह से नहीं है। सो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? डेल्टा, एडिजन एंड कोहिजन। देखें ये एक समझें ब्लड वेसल है, अब उसमें ना वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में चेन की फॉर्म में अटैच हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, ये कोहिजन है। और फिर इन वाटर मॉलिक्यूल्स की इस सरफेस के साथ अट्रैक्शन शुरू हो जाएगी, इसको एडिजन कहा जाता है। सो राइट ऑप्शन इसमें बनेगा डेल्टा। एडिजन और कोहिजन की वजह से वाटर इज अ गुड ट्रांसपोर्ट मीडियम। क्वेश्चन 46, अ साइंटिस्ट कट्स द टेल्स of mice for several generations but their offspring are always born with tails। this rejects, यानी जो phenotypic change है क्या वो अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है? देखें अगर टेल काट देंगे तो टेल के काटने से टेल बनाने वाला डीएनए तो खत्म नहीं हो रहा ना, तो अगली जनरेशन में जब वो डीएनए जाएगा तो टेल बनना शुरू हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली इनहेरिटेंस और एक्वायर्ड कैरेक्टर किसने प्रेजेंट किया था? लामार्क ने। तो इस थ्योरी को क्या बोलते हैं? चार्ली लामार्किज्म। और ये जो साइंटिस्ट है इसका नाम था अगस्ट वेजमैन। इन्होंने माइस पालेट 22 जनरेशन तक, एक जनरेशन के माइस की टेल्स एम्पुटेट की, उन्होंने रिप्रोड्यूस करा के अगली जनरेशन प्रोड्यूस की, देखने के लिए कि टेल्स हैं या नहीं है। तो ज़ाहिर टेल्स तो प्रोड्यूस होंगी, तो 22 जनरेशन में ऐसा किया और हर बार जो नई जनरेशन प्रोड्यूस हुई उसमें माइस पैदा हुए विद टेल्स। तो उसने फाइनली ये कहा ये जो कॉन्सेप्ट है कि इनहेरिटेड कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो सकते हैं अगली जनरेशन में, ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। 47, हाउ आर द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स अरेंज इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखें ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स का हेड पोर्शन है और ये हैं जी उनकी टेल्स, ठीक है। अब सेल के आउटसाइड है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसमें भी वाटर है। सेल के इनसाइड साइटोप्लाज्म है, इसमें भी वाटर है। तो जो हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं वो एक्सपोज्ड हैं एक्वस एनवायरनमेंट में। तो ऑप्शंस क्या हैं? हाइड्रोफिलिक हेड्स फेस इनवर्ड एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स फेस आउटवर्ड। तो जाहिर है ये बात गलत है।
बेटा बोथ हाइड्रोफिलिक हेड्स फेस ईच अदर इन द मेम्ब्रेन, ये बात भी ठीक नहीं है। चालिए हाइड्रोफिलिक हेड्स फेस आउटवर्ड एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स फेस इनवर्ड, ये बात ठीक है। डेल्टा हाइड्रोफिलिक हेड्स एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये बात गलत है। तो जो चार्ली ऑप्शन है वो एक्चुअली इसको जस्टिफाई करता है, सो राइट ऑप्शन इसमें बनेगा चार्ली। 48 द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए कंसिस्ट ऑफ डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, ये तो डीएनए के अंदर होता है, ठीक है। डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये भी किसमें है, डीएनए में। 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स किसी में नहीं है, ना डीएनए में है ना आरएनए में है, सो राइट ऑप्शन क्या बनेगा कि थायमिन की जगह कौन सी बेस है, यूरासिल है। देखें आरएनए के पास 4 नाइट्रोजन बेसिस हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। हाँ थायमिन बस उसके पास मौजूद नहीं है, सो राइट ऑप्शन बनता है डेल्टा। 49 द कांस्टेंट डायमीटर ऑफ डीएनए इज मेंटेन्ड बाय पेयरिंग। देखें कांस्टेंट जो डायमीटर है डीएनए का इट इज 2 नैनोमीटर। ये कैसे मेंटेन होता है, क्या प्यूरिन और पायरिमिडीन की बॉन्डिंग की वजह से, या पायरिमिडीन टूवर्ड्स पायरिमिडीन, या प्यूरिन टूवर्ड्स प्यूरिन, या शुगर टूवर्ड्स फॉस्फेट। अब ये क्वेश्चन सेजेम्बो में भी लास्ट ईयर आया था। देखें हमेशा बॉन्डिंग किसकी होती है, एक प्यूरिन की पायरिमिडीन के साथ, सो राइट ऑप्शन इसमें बनेगा अल्फा। पायरिमिडीन और पायरिमिडीन में बॉन्ड हो जाए या प्यूरिन और प्यूरिन में बॉन्ड हो जाए तो डीएनए का डायमीटर कांस्टेंट नहीं रहेगा, कहीं पे डायमीटर कम हो जाएगा, कहीं पे डायमीटर ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हमेशा एक डबल रिंग को सिंगल रिंग के साथ बॉन्ड बनवाया जाता है ताकि डीएनए का डायमीटर कांस्टेंट रहे। क्वेश्चन 50 आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट मैचेस द शुगर विद इट्स कार्बन नंबर एंड फंक्शनल ग्रुप। ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ट्राइयोज है, कीटोन ग्रुप है, ये बात गलत है। ट्राइयोज जरूर है लेकिन उसमें कीटोन ग्रुप नहीं है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। राइबोस पेंटोज है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ये बात ठीक है। राइबोलोज है 5 कार्बन लेकिन उसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता, उसमें कीटोन ग्रुप है। क्यों, चूंकि इसके आखिर में क्या आ रहा है, ULOSC। जिनके नाम के आखिर में ULOSC आता है उनमें कीटोन ग्रुप होता है। डेल्टा गैलेक्टोज हेक्सोज जरूर है लेकिन कीटो ग्रुप नहीं है, उसमें एल्डो ग्रुप होता है, सो राइट ऑप्शन बनता है इसके अंदर बीटा। 51 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क आपने पढ़ा है कि इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है। पहला है रिसेप्टर से एसोसिएटिव न्यूरॉन, फिर सेंसरी न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन और फिर अफेक्टर। तरतीब गलत है बेटा, रिसेप्टर से मोटर न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, अफेक्टर, ये अरेंजमेंट भी गलत है। रिसेप्टर से मैसेज आएगा सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से इंटर न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन से अफेक्टर। पहले भी हम एक MCQ में ये पढ़ चुके हैं। डेल्टा रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन से मोटर से एसोसिएटिव और फिर फैक्टर। तो जो डेल्टा में अरेंजमेंट है ये भी गलत है। जो चार्ली में अरेंजमेंट है कि मैसेज रिसेप्टर से सेंसरी से कंट्रोल सेंटर से मोटर से अफेक्टर। सो राइट ऑप्शन इसमें बनेगा चार्ली। अब क्वेश्चन नंबर 52 है फर्टिलाइजेशन नॉर्मली अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्वेश्चन है। कहाँ पे है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, यूट्रस में इम्प्लांटेशन होती है एम्ब्रियो की, ओवरी में ओवम बनता है, ठीक है। वेजाइना में भी फर्टिलाइजेशन नहीं है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल पार्ट में होनी है, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ओविडक्ट। जो ओविडक्ट का प्रॉक्सिमल पार्ट, वो पार्ट जो है टूवर्ड्स ओवरी। अब ओविडक्ट को फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, यूट्राइन ट्यूब भी कहा जाता है, सो राइट ऑप्शन है डेल्टा। 53 विच सेल्स ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, यानी ओविडक्ट की बात हो रही है, मॉस्टिन एंड नरिश द ओवम। कौन से सेल्स हैं, सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स हैं या नॉन सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स हैं या जर्म सेल्स हैं या एंडोमीट्रियम सेल्स हैं। देखिए जो एंडोमीट्रियम सेल्स हैं वो तो वैसे ही यूट्रस के अंदर हैं, इनका काम नहीं है। जर्म सेल्स वो सेल्स हैं जिनसे आगे गैमीट्स वगैरह बनने होते हैं। तो नरिशमेंट करना किसका काम है, नॉन सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स का, क्योंकि जो सीलिएटेड सेल्स हैं उनमें सीलिया, उन्होंने नरिशमेंट नहीं करनी, उन्होंने ओवम को मूव करना है, ओवरी से मूव करना है टुवर्ड्स यूट्रस, तो इसमें राइट ऑप्शन बनेगा बीटा। 54 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एसेसरी ग्लैंड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बल्बो यूथरल ग्लैंड, इसको कूपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है, ये एसेसरी ग्लैंड है। सेमिनल वेजिकल है, ये भी एसेसरी ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये भी एसेसरी ग्लैंड है। अब इन ग्लैंड की सक्रीशंस होंगी और उनमें जब स्पर्म्स ऐड होते हैं तो ये सक्रीशन कहलाती है सीमन। तो जो टेस्टिस हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, वो एसेसरी ग्लैंड्स की कैटेगरी में नहीं आते। राइट ऑप्शन इसमें बनेगा डेल्टा।
फिर क्वेश्चन है नेक्स्ट, सिफिलिस इज कॉज्ड बाय व्हाट काइंड ऑफ बैक्टीरिया? ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है या स्पायरोकीट है, कॉक्सी है, बेसिलस है या विब्रियो? इसकी शेप ना हेलिकल होती है, इसलिए इसमें राइट ऑप्शन बनेगा अल्फा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, बोन्स प्रोवाइड अ रिजिड फ्रेमवर्क विद एन इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स ऑफ। सो एक्चुअली देखें, बोन की जो स्ट्रेंथ है वो उसके इनऑर्गेनिक मटेरियल की वजह से, उसमें ऑर्गेनिक पार्ट भी है कोलेजन के फॉर्म में और इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है, वो पता है कि हाइड्रोक्सी एपेटाइट या जिसे हम कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं। अब बोन्स में रिजिड फ्रेमवर्क की रेशो कितने परसेंट है? सो आंसर है 65%। 35% जो है वो ऑर्गेनिक पार्ट होता है और ये जो 65% है इसमें मेनली क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट, बाकी भी आयंस इसके अंदर मौजूद होते हैं। 58, एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ बोन रीमॉडलिंग, वो बोन जब बनती है ना ब्रेक होने के बाद, तो उसका जिक्र हो रहा है। इज बोन ब्रेक डाउन, विच सेल कैरीज आउट दिस फंक्शन? क्या कॉन्ड्रोसाइट ये काम करेंगे? कॉन्ड्रोसाइट तो कार्टिलेज के लिविंग सेल्स हैं, ऑस्टियोसाइट वैसे ही मैच्योर बोन सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट आएंगे नई बोन बनाने के लिए। लेकिन देखें, जो रीमॉडलिंग करनी है ना, यानी बोन को इस काबिल बनाना है कि वो दोबारा से फंक्शंस कर सके और पहले जैसे जो मैकेनिकल स्टिमुलाई थे उन्हें रिस्पॉन्ड कर रही थी उसको रिस्पॉन्ड कर सके, तो इसमें आंसर बनेगा चार्ली ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट आएंगे, जो एक्स्ट्रा बोन बन जाती है ना उसको वो रिमूव करेंगे और फिर बोन इस काबिल हो जाएगी कि दोबारा से, यानी जैसे टूटने से पहले वो मैकेनिकल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करती थी वैसे ही अब रिस्पॉन्ड करना शुरू हो जाए। फिर 59, मायोफिब्रिल्स कंसिस्ट ऑफ स्मॉल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स कॉल्ड सार्कोप्लाज्म, सार्कोलीमा, सार्कोमेयर और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखें, सार्कोप्लाज्म है साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल, सार्कोलीमा है सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मॉडिफाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट क्या है? सार्कोमेयर। दो जी लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस है, देखें ये अगर है ए बैंड, ठीक है, और ये इसके यहां पर मौजूद है आई बैंड और सेंटर के अंदर होती है जी लाइन। ये दो जी लाइंस हैं, ठीक है, ये जी लाइन है और ये जी लाइन है और ये है सार्कोमेयर। तो सार्कोमेयर इज द स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। राइट ऑप्शन चार्ली। 60 क्वेश्चन है, विच मसल टाइप इज अंडर कॉन्शियस कंट्रोल एंड इज मल्टी न्यूक्लिएटेड? यानी कॉन्शियस कंट्रोल भी है और मल्टी न्यूक्लिएटेड भी है। क्या स्मूथ मसल्स हैं? स्मूथ मसल अनकॉन्शियस कंट्रोल में हैं, यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं। स्केलेटल मसल्स हैं? यस, स्केलेटल मसल्स सोमैटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं। क्या कार्डिक मसल्स हैं? कार्डिक मसल्स अगेन कॉन्शियस कंट्रोल में तो नहीं है, ना ही मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं। सिलियरी मसल ये आइज के मसल्स होते हैं। सो राइट ऑप्शन हम क्या चूज करेंगे? बीटा, स्केलेटल मसल। नेक्स्ट इज 61, विच पार्ट ऑफ द सार्कोमेयर कंटेन बोथ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट? यानी जिसमें एक्टिन भी है और मायोसिन भी। क्या आई बैंड है या जी लाइन है या ए बैंड है या एच जोन है? तो देखें, अगर हम इसको ड्रॉ करें स्ट्रक्चर को, तो ये है ए बैंड, ठीक है, और ये इसके साथ मौजूद है, इसके ज़ाहिर है दोनों साइड पे क्या मौजूद होगा? आई बैंड। तो ये यहाँ से यहाँ तक है ए बैंड, ठीक है, और ये जो बॉर्डर वाला एरिया होता है ना, यहाँ पर एक्टिन और मायोसिन ओवरलैप करते हैं। इसीलिए बुक ने लिखा है कि ईच मायोसिन इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन। मायोसिन और एक्टिन, मायोसिन थिक फिलामेंट में है और एक्टिन जो है वो थिन फिलामेंट में। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो थिन फिलामेंट है ना वो मौजूद होता है, यानी एक्टिन होता है आई बैंड के अंदर, जबकि मायोसिन किस में मौजूद है? ए बैंड के अंदर होता है। और जो ए बैंड के जो बॉर्डर्स हैं ना उसमें ओवरलैप करते हैं बोथ थिक और थिन फिलामेंट, यानी एक्टिन और मायोसिन उसमें ओवरलैप करती हैं। सो इसलिए राइट ऑप्शन इसमें बनेगा चार्ली, ए बैंड। जो एज जोन है ना, ये है एज जोन। एज जोन में भाई सिर्फ और सिर्फ मायोसिन होती है, आई बैंड में सिर्फ और सिर्फ एक्टिन होती है। तो इसलिए राइट ऑप्शन क्या बनेगा इसमें? चार्ली। नेक्स्ट सवाल 62 है, द प्राइमरी रोल ऑफ कैल्शियम आयंस इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन इज टू? क्या एनर्जी प्रोडक्शन है? नो, ज़ाहिर एनर्जी प्रोडक्शन इसका काम नहीं है। क्या इसने ट्रोपोनिन से बाइंड करना है, या इसने नर्व इम्पल्स को कैरी करना है, या इसने एटीपी को ब्रेक डाउन करवाना है? तो ज़ाहिर है
इन 3 में इसका कोई रोल नहीं है। इसने एक्चुअली ट्रोपोनिन से बाइंड करना होता है। जब ये ट्रोपोनिन से बाइंड कर जाएगी तो ट्रोपोनिन के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, वो ट्रोपोमाइसिन को पुल करेगा। ट्रोपोमाइसिन जैसे ही हटता है तो जो मायोसिन का हेड मौजूद है ये है एक्टिन, तो ये मायोसिन का हेड अपने के साथ अटैच एटीपी को ब्रेक करता है और फिर अटैच हो जाता है किसके साथ, एक्टिन के साथ। सो इसमें कैल्शियम का रोल क्या है, ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइब्रस ज्वाइंट। हमने पढ़ा है ना, फाइब्रस हैं, कार्टिलेजिनियस हैं और साइनोवियल हैं। शोल्डर ज्वाइंट तो साइनोवियल ज्वाइंट है, एल्बो ज्वाइंट भी साइनोवियल ज्वाइंट है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट्स होते हैं। सो राइट ऑप्शन है डेल्टा। स्कल सूचर्स, इन्हें फिब्रस जॉइंट्स कहते हैं। सूचर्स क्यों बोलते हैं, ऐसे लगता है बोन्स को जैसे ना टांके लगे हुए हैं, स्टिचिंग हुई हुई है, इसलिए इनको स्कल सूचर्स कहा जाता है। 64, विच ऑफ मेंडल्स लॉज कैन बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई अ चाइल्ड मे इनहेरिट ब्राउन आइज इफ वन पेरेंट हैज ब्लू आइज। लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है या लॉ ऑफ रिकम्बिनेशन है। देखें ब्राउन इसमें डोमिनेंट है, ठीक है। अब अगर उसने कहा कैन हैव, अब हम पहले उसको चेक कर लेते हैं कि एक पेरेंट की ब्राउन आइज हैं, एक की ब्लू हैं, तो बच्चे के अंदर क्या आ सकती हैं, ब्राउन आइज पॉसिबल है। या अगर एक पेरेंट है हेट्रोजाइगस और ब्राउन कलर के लिए और एक तो जाहिर है उसकी ब्लू आइज ही हैं, तो तब भी चांस क्या है कि बच्चे में ब्राउन कलर इनहेरिट हो सकता है। तो ये चीज किस चीज को शो करती है कि जो कैपिटल बी है वो स्मॉल बी पे डोमिनेट कर रहा है। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 9:3:3:1 इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये साबित करता है, पहला ऑप्शन है, ये साबित करता है कि ऑल जीन्स लिंक्ड एंड नो भाई नहीं। अगर जीन्स लिंक्ड हो तो F2 जनरेशन में ये रेशो आती नहीं है। ये रेशो कब आती है, जब पेरेंटल कॉम्बिनेशंस भी आए और नई टाइप्स ही प्रोड्यूस हों। बीटा इट डिमॉन्स्ट्रेट दैट ट्रेट्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, यस ये बात ठीक है। चार्ली इट इंडिकेट्स को डोमिनेंस बिटवीन अलील्स, नो ये को डोमिनेंस को भी शो नहीं करता। ना ही ये शो करता है कि म्यूटेशंस हुई हैं, ये शो करता है कि रिकम्बिनेशंस हुई हैं, बिकॉज क्रोमोसोम्स इंडिपेंडेंट असॉर्ट होते हैं। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। तो जीन लिंकेज इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 66, in crossing over, an exchange of maternal and paternal chromatid parts occurs while homologous chromosomes are paired during which stage of meiosis। अब meiosis में देखें 4 फेजेस हैं, प्रोफेज फर्स्ट है, फिर मेटाफेज फर्स्ट है, फिर एनाफेज फर्स्ट है और फिर टीलोफेज फर्स्ट है। और प्रोफेज फर्स्ट में एक थर्ड स्टेज होती है पैकेटीन। पैकेटीन में नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स आपस में डीएनए एक्सचेंज करते हैं। सो राइट ऑप्शन बनेगा बीटा। क्वेश्चन 67, लिंक्ड जीन्स डू नॉट फॉलो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बिकॉज दे आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। जाहिर है अगर लिंक्ड हैं तो सेम क्रोमोसोम पे होंगे। दे ऑलवेज अंडरगो क्रॉसिंग, ये भी बात ठीक नहीं है, चूंकि लिंक्ड हैं तो वो क्रॉसिंग ओवर भी नहीं कर सकते। हाँ जी, ये फिजिकली लोकेटेड हैं सेम क्रोमोसोम पे, और डेल्टा के दे रियली सेपरेट ड्यूरिंग मेयोसिस, ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन एक्चुअली फिजिकली एक दूसरे के करीब है। जैसे मिसाल के तौर पे देखें, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, उसकी एक कॉपी फादर से है और ये है मदर से। अगर हम 2 जीन्स को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, एक है कैपिटल है, ये उसका काउंटर पार्ट है दूसरे पे, और ये है बी और ये है बी। अब इन जीन्स में अगर तो डिस्टेंस ज़्यादा है तो ए को क्रॉसिंग ओवर करने देगा, बी को क्रॉसिंग ओवर करने देगा। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करें कि 2 जीन्स जिनको हम स्टडी कर रहे थे वो क्रोमोसोम्स पर बहुत ही करीब एक दूसरे के मौजूद है, जैसे ये और ये दूसरा जीन है, ठीक है, एक ए है और एक बी है। अब ये क्लोज डिस्टेंस नहीं है इनके दरमियान, तो बी ए को अपने काउंटर पार्ट से क्रॉसिंग ओवर नहीं करने देता और ए बी को अपने काउंटर पार्ट से क्रॉसिंग ओवर नहीं करने देगा। क्यों? चूंकि सेम क्रोमोसोम पे उनमें डिस्टेंस कम है। सो राइट ऑप्शन इसमें है चार्ली। 68, अ कैरियर फीमेल फॉर एन एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर एक्सप्रेस द डिसऑर्डर फुली। अब वो कैरियर है, देखें जैसे हीमोफीलिया के केस में है,
तो ये कैरियर है, ये नॉर्मल है, इसने डिजीज़ को शो नहीं करना। कैन नॉट पास दिस डिसऑर्डर टू ऑफस्प्रिंग, चार्ली है कैन पास दिस डिसऑर्डर टू हर सन्स, और है ओनली पासिस द डिसऑर्डर टू डॉटर्स। तो बीटा ऑप्शन भी ठीक नहीं है कि अपने बच्चों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जा रहा है क्रोमोसोम, वो तो अगली जनरेशन में जाएंगे ना, और ना ही सिर्फ ये है कि अपनी डॉटर्स को पास ऑन करेगी, चूँकि मदर से एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो बेटी में जाएगा और एक एक्स क्रोमोसोम किस में जाता है, बेटे में। सो राइट ऑप्शन इसमें बनेगा चार्ली कैन पास द डिसऑर्डर टू हर सन्स। 69 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर इन ह्यूमंस। सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से। थैलेसीमिया भी एक डिसऑर्डर है जिसमें आरबीसी डैमेज होते हैं। अब उसने कहा है कि कोई ऐसा डिसऑर्डर बताएं जिससे रिलेटेड जीन एक्स क्रोमोसोम पे हो, तो आंसर क्या है चार्ली, हीमोफीलिया। चूंकि सिकल सेल एनीमिया का जीन होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पे, और जो बाकी जो डिजीज हैं इनके भी जीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे हैं, लेकिन हीमोफीलिया का होता है एक्स क्रोमोसोम पे। 70 विच ऑफ द फॉलोइंग correctly describes the expected outcome of a children from a carrier mother for hemophilia and a normal father। देखें, अब ये मदर है कैरियर हेट्रोजाइगस, ये है फादर जो कि नॉर्मल है, हीमोफिलिक नहीं है। अब अगर हम पुनेट स्क्वायर को ड्रॉ करें और एक तरफ हम प्लेस करते हैं मदर के गैमीट्स को, एक तरफ प्लेस करते हैं फादर के गैमीट्स को, ठीक है, तो ये एच एच, ये मैं जगह का मैं इसलिए सिर्फ ये लिख रहा हूँ, एच वाई, और ये है कैपिटल एच स्मॉल एच, और ये है स्मॉल एच वाई। तो देखें इसमें 25% चांसेस हैं कि कोई बच्चा अफेक्ट हो सकता है। अब ऑप्शन क्या है, ऑल सन्स हैव हीमोफीलिया, नो, ये सन नॉर्मल है और ये है हीमोफिलिक, तो अल्फा ऑप्शन नहीं है। ऑल डॉटर्स विल बी कैरियर्स, नो, ये डॉटर नॉर्मल है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये डॉटर कैरियर है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। चार्ली है ऑल ऑफस्प्रिंग विल बी अनअफेक्टेड, ये भी गलत है क्योंकि 25% चांसेस हैं, ये वाला जो है सो हीमोफीलिया हो सकता है। सो राइट ऑप्शन क्या बनेगा चार्ली, 50% ऑफ सन्स हैव हीमोफीलिया एंड 50% ऑफ डॉटर्स विल बी कैरियर। सो राइट ऑप्शन है चार्ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं 71। द हार्ट इज सराउंडेड बाय अ टफ इनइलास्टिक डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग कॉल्ड, क्या प्लूरा प्लूरा होती है लंग्स के अराउंड, ठीक है, पेरिटोनियम पेरिटोनियल कैविटी की एपिथेलियम को बोलते हैं, मेनिंजेस होती हैं सीएनएस में। सो राइट ऑप्शन क्या बनेगा चार्ली, पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम में दो तरह की मेम्ब्रेन्स हैं, एक है फाइबरस पेरिकार्डियम जो आउटर साइड पे है, और दूसरी सीरस फ्लूइड प्रोड्यूस करती है, तो उसको बोलते हैं सीरस पेरिकार्डियम। सो राइट ऑप्शन चार्ली। क्वेश्चन 72 विच फेज ऑफ द कार्डिक साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ओपनिंग ऑफ सेमीलूनर वेल्स। एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। देखिए सिंपल सी बात है कि जब एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, जब एट्रियल सिस्टोल होगा तो उसी वक्त वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, डायास्टोल, ठीक है। तो होना क्या है कि एवी वेल्व्स ने ओपन रहना है ताकि ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल्स में चला जाए और सेमीलूनर वेल्व्स क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके अभी रिलैक्स करा, उसने ब्लड को पुश किया हुआ है कहां पर, ब्लड वेसल्स में। और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो जाहिर बात है तब एट्रिया क्या कर रहे हैं, डायास्टोल। अब यहां पे वेल्व्स की पोजीशन ऑपोजिट हो जाएगी, यहां पर एवी वेल्व्स को क्लोज करना है ताकि ब्लड का बैकफ्लो ना हो, और सेमीलूनर वेल्व्स को क्या करना है, ओपन, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब उसने क्या कहा है कि सेमीलूनर वेल्व्स कब ओपन होंगे, कब ओपन होंगे, जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है या वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। सो राइट ऑप्शन है चार्ली। 73 विच पार्ट ऑफ द हार्ट्स कंडक्टिंग सिस्टम डिलेज द इंपल्स फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, क्या साइनोएट्रियल नोड है, या एवी नोड है, या पुरकुंजी फाइबर्स है, या इसमें एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स हैं। अब एवी वेल्व्स का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। देखें कंडक्शन सिस्टम क्या है, ये ऐसे नोड होगा,
ठीक है, जो राइट एट्रियम में अपर साइड पे है, फिर है एवी नोड, उसके बाद है एवी बंडल, और उसके बाद हैं पुरकुंजी फाइबर, और इन फाइबर्स के बाद जा रहा है मैसेज कहाँ चला जाता है, वेंट्रिकल्स में। तो एट्रिया से वेंट्रिकल तक जो मैसेज डिले कर रहा है वो एक्चुअली देखिए ऐसे नोड से जाता है एवी नोड, ऐसे नोड से डायरेक्ट मैसेज एट्रिया के पास भी चला जाता है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। जितनी देर में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उतनी देर में वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं, और मैसेज अल्टीमेटली कहाँ पे जा रहा है, वेंट्रिकल्स के पास। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या है कि एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड की वजह से जो मैसेज है वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा वेंट्रिकल्स तक पहुंचने में। ठीक है जी। 74 द हार्ट बीट साउंड लब इज प्रोड्यूस्ड ऑन क्लोजर ऑफ, कौन से वेल्स हैं, एओर्टिक वेल्स हैं या एवी वेल्स हैं या पल्मोनरी वेल्स हैं या सेमिलुनर वेल्स हैं, तो साउंड होती है लब डब। तो एवी वेल्स जब क्लोज होंगे तब आएगी लब साउंड, जब एसएल वॉल्स क्लोज होंगे तो तब आती है डब साउंड। सो राइट ऑप्शन बीटा एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्स। 75 व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, क्या ऑक्सीनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करना है, नो, ये काम तो ब्लड का है। क्या एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसको ड्रेन करना है, या एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी है, नो, या मेटाबॉलिक वेस्ट को कंट्रोल करना है, नो। बेसिकली होता ये है कि जो ब्लड प्लाज्मा है वो सीप आउट कर जाएगा ब्लड वेसल से और बन जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसको वापस कौन लाता है, लिम्फेटिक सिस्टम, किसकी फॉर्म में, लिम्फ की फॉर्म में। ठीक है जी, इसलिए तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा इसमें, बीटा। 76 है द प्राइमरी रोल ऑफ हेल्पर टी सेल्स इन इम्यून रिस्पॉन्सेस सिक्रेटिंग परफोरिन्स टू डिस्ट्रॉय टारगेट सेल्स। परफोरिन प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल किलर सेल्स। फिर अब असिस्टिंग बी सेल्स एंड अदर टी सेल्स इन देयर फंक्शन, ये ठीक लग रहा है। इनहिबिटिंग ओवर एक्टिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम, ये इसका काम नहीं है, ये टी सप्रेसर सेल्स का काम। डेल्टा है इनगल्फिंग एंड डाइजेस्टिंग पैथोजेंस, ये भी मैक्रोफेजेस का काम है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बनेगा, बीटा, कि ये बी सेल्स और अदर टी सेल्स को एक्टिव करते हैं। इसीलिए एचआईवी डैमेज ही किसको करता है, टी हेल्पर सेल को। ठीक है, ना नॉर्मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना टी हेल्पर सेल्स होंगे, ना ही इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा। 77 आइडेंटिफाई द प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड इंटरफेरॉन्स, नो, ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। फिजिकल कंपोनेंट ऑफ स्किन डिफेंस, यस, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस है। स्पेसिफिक रिकॉग्निशन एंड मेमोरी ऑफ पैथोजेंस, ये वैसे ही थर्ड लाइन डिफेंस है, ये भी ऑप्शन नहीं है। जनरल इन्फ्लेमेशन, अब इन्फ्लेमेशन का ताल्लुक भी किससे है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस से। सो हमने पूछा है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का, सो राइट ऑप्शन है बीटा, फिजिकल बैरियर्स। 78 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ एयर फोर्सफुली एक्सेल्ड आफ्टर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। तो ये तो एक्सपायरेशन की बात हो रही है ना, तो आप इसको कह सकते हो ये एक्सपायरेटरी वॉल्यूम हो सकता है। द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ये है रेजिडुअल वॉल्यूम। फिर द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सचेंज ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, ये है टाइडल वॉल्यूम। फिर द वॉल्यूम ऑफ एयर फोर्सफुली इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, यस, ये राइट ऑप्शन बनता है। देखें लंग्स के अंदर अगर हम डायग्राम से इसको शो करें तो ये जो आखिरी पोर्शन है ना, ये वाला, यहाँ पे होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, फिर उसके बाद ये होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, फिर उसके बाद टाइडल वॉल्यूम आता है, और सबसे ऊपर क्या आता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसकी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है अप टू 3 लीटर, यानी जब आप फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं ना तो टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो एयर इनसाइड जाएगी वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, राइट ऑप्शन डेल्टा। 79 ड्यूरिंग गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन रेस्पिरेशन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन, क्या हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को रिलीज करता है, आंसर इज नो। क्या ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करेगा ताकि क्या बन सके, कार्बोनिक एसिड, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। क्या ये ऑक्सीमोग्लोबिन को ब्रेक करेगा, अभी हम ये पढ़ चुके हैं, नो। क्या ये मायोग्लोबिन से ऑक्सीजन को बाइंड करता है, अगेन आंसर इज नो। सो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, बीटा, कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर विद कार्बन डाइऑक्साइड इन आरबीसीज। 80 क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इनहेलेशन इन ह्यूमंस, क्या रिब केज कंप्रेस होगा या रिब केज आउटवर्ड मूव करेगा या स्टर्नम मूव करेगी इनवर्ड या डायफ्राम रिलैक्स करेगा। देखें स्टर्नम तो मूव ही नहीं करती और डायफ्राम के मसल्स रिलैक्स करते हैं तब एक्सपायरेशन है, तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है और ना ही पहला ऑप्शन ठीक है, क्योंकि रिब केज मूव जरूर करता है, कंप्रेस नहीं हो सकता। तो इसलिए
देखिए इंटरकॉस्टल मसल्स दो तरह के हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इंटरनल इंटरकॉस्टल्स रिलैक्स करते हैं और रिब केज मूव करता है अपवर्ड, आउटवर्ड एंड फॉरवर्ड। सो राइट ऑप्शन है बीटा। अब जी लास्ट क्वेश्चन है आखिर में 81, द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या करता है? क्या ये लंग्स के फंक्शन को इंक्रीज करता है? नो, डिक्रीज करता है। बीटा, रिड्यूस रिस्क ऑफ लंग कैंसर ड्यू टू टॉलरेंस, ये बात भी गलत है, उल्टा करता है बल्कि। चार्ली, डैमेज टू एल्वेलाई रिड्यूसिंग गैसेस एक्सचेंज, यस। जब एम्फीसीमा में होता ही है ना कि एल्वेलाई ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, सरफेस एरिया कम हो जाता है। डेल्टा, इंप्रूव्स ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड बाय एक्टिवेटिंग हीमोग्लोबिन, तो ये बात भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है चार्ली, डैमेज टू एल्वेलाई रिड्यूसिंग गैस एक्सचेंज। अब हमने एक स्लाइड बनाई है जिसमें ये देखने के लिए कि हर टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं ताकि आपको प्रिपरेशन के लिए आइडिया रहे। तो KMU के टेस्ट में ए सेलुलर लाइफ से 3 क्वेश्चन हैं, बायोएनर्जेटिक से कम है 1 है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से 11 है, सेल स्ट्रक्चर फंक्शन से 6 हैं, कोऑर्डिनेशन कंट्रोल में 8 हैं, एंजाइम से 3, एवोल्यूशन से 2, रिप्रोडक्शन से 4, स्पोर्ट एंड मूवमेंट से 8, इनहेरिटेंस से 7, सर्कुलेशन से, इम्यूनिटी से 2, रेस्पिरेशन से 4, डाइजेशन से 4, होम्योस्टेसिस से 9, बायोटेक्नोलॉजी से 4। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से और सबसे कम है बायो एनर्जेटिक से। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो मुझे उम्मीद है, बल्कि मुझे यकीन है कि जो भी हमने ये डिस्कशन की है, 81 क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, आपके जो भी एम्बिग्विटीज़ थी इन टॉपिक से रिलेटेड वो अब दूर हो गई हैं।